हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स का जो पार्ट बी है, सर्किट फंडामेंटल एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के यूनिट फर्स्ट का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम को देखेंगे, इसका क्या स्टेटमेंट है उसको समझेंगे तथा साथ ही साथ इस थ्योरम को हम लोग प्रूव भी करेंगे। क्लियर है चीज़। अब देखिए, इससे पहले हम लोग 3 थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े थे, फिर उसके बाद हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े थे, फिर उसके बाद हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम पढ़े थे। ठीक, तो अभी तक आप अगर इन थ्योरम को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करके इन थ्योरम को आप जाके पहले पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद ये वाला थ्योरम देखिए। ठीक, आज का ये थ्योरम है, ये हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है, लास्ट थ्योरम है, और यही क्या है, चौथा थ्योरम है, जो क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक, 3 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आज हम लोग का चौथा थ्योरम है और हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट थ्योरम है। क्लियर, जो क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्लियर, ओके। अब देखिए, अभी तक जो हम लोग थ्योरम पढ़े थे उसमें क्या कहते थे कि सबसे पहले जो सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े थे उसमें क्या कहे थे कि सुपरपोजिशन थ्योरम उन्हीं नेटवर्क में अप्लाई होगा जो कम से कम क्या करते हो, 2 सोर्स कंटेन करते हो। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े थे, तो क्या कहे थे कि थेवेनिन्स थ्योरम कहाँ पर लगेगा, अगर कोई नेटवर्क है वो नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्स सिंगल भी हो सकता है या नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्स को अगर रखता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करके उस नेटवर्क के इक्विवेलेंट एक नेटवर्क बना लेते हैं और जितने भी सोर्सेज रहते हैं सबके जगह एक सिंगल वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं और उसके साथ सीरीज में एक इम्पीडेंस हम लोग कनेक्ट करके और फिर लोड को कनेक्ट करके अपना जो डिजायर वैल्यू रहता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम पढ़े थे तो आप क्या कहे थे कि अगर कोई नेटवर्क है जो एक या एक से ज़्यादा क्या करता है, सोर्सेज को कंटेन करता है, तो उस कंडीशन में उस दिए गए नेटवर्क को हम लोग उसके इक्विवेलेंट एक नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जहां पर जितने भी सोर्सेज हैं उनके जगह एक सिंगल सोर्स, सिंगल करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और फिर लोड को लाके क्या करते हैं, कनेक्ट करके जो हम लोग का वैल्यू अगर रहता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ये चीज़ पढ़े थे। ठीक, मतलब अभी तक जो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं वो ऐसे नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल थे जो एक या एक से अधिक सोर्सेस को क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। ठीक, लेकिन आज का जो हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे ये थ्योरम ऐसे नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स को क्या करता हो, कंटेन करता हो। बात समझ में आया। अभी तक पीछे जो हम लोग पढ़े थे, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम जो पढ़े थे, वो कम से कम 2 वोल्टेज सोर्स रखना चाहिए था। ठीक, मतलब कम से कम 2 सोर्स को उसको कंटेन करना था नेटवर्क को। उसी कंडीशन में सुपरपोजिशन थ्योरम हम क्या करते थे, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। क्लियर। फिर जब हम लोग थेवेनिन्स थ्योरम देखे थे तो उसमें कहते कि नंबर ऑफ ईएमएफ सोर्सेज एक भी हम लोग अपने सुविधा के लिए लेकर सॉल्व किए थे, तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे जब हम लोग नॉर्टन्स थ्योरम पढ़े थे तो उसमें कहते हैं नंबर ऑफ सोर्सेज मतलब एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हम लोग ले सकते हैं, उसमें अपने सुविधा के लिए एक लेख साल की थे। ठीक, मतलब वहाँ पे कई सारे सोर्स अभी तक हम लोग को मिल रहे थे। लेकिन आज का जो हम लोग का थ्योरम है, ये थ्योरम ऐसे नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है जो सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स को कंटेन करता हो। पहला अंतर समझ में आया। रेसिप्रोसिटी थ्योरम ऐसे नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स कंटेन करता हो। क्लियर। तो आपको मन करे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दोज नेटवर्क विच कंटेन ओनली सिंगल सोर्सेस। ठीक, ये थ्योरम बस उन्हीं नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होगा जो क्या करते हैं, सिंगल सोर्स को कंटेन करते हैं। ठीक, आप अपने कॉपी में मार्जिन वगैरह है वहाँ पे भी लिख सकते हैं। क्लियर है चीज़, क्लियर ना। अब रेसिप्रोसिटी थ्योरम की बात करें। ओके, तो देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या बताता है। मान लीजिए एक नेटवर्क मैं यहाँ पे ऐसे बनाया हूँ। ठीक, अब देखिए इस नेटवर्क में क्या है, 2 मेश है, 2 मेश है ना। इसको मेश फर्स्ट का दे रहे हैं, इसको मेश सेकंड का दे रहे हैं। क्लियर। क्या इस सेकंड मेश में कोई एक्टिव एलिमेंट है, नहीं ना। तो इस मेश सेकंड को हम लोग पैसिव मेश भी कह सकते हैं ना, इस मेश सेकंड को हम लोग पैसिव मेश कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। अब देखिए जो मेश फर्स्ट है, इस मेश फर्स्ट में एक एक्टिव एलिमेंट हम लोग को यहाँ दिख रहा है जो सोर्स लगा हुआ है, इसका नाम मेश फर्स्ट को हम लोग एक्टिव मेश भी कह सकते हैं। क्लियर। मेश फर्स्ट को क्या कह सकते हैं, एक्टिव मेश कह सकते हैं। क्लियर। वैसे देखिए अगर नीचे यहाँ देखिए जो नीचे कट रहा है ये फिगर 2 है। ठीक,
इसके नीचे जो मैं लिखा हूँ जो कट रहा है उसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा है, फिगर 2 लिखा हुआ है। क्लियर, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कट रहा है। ओके, अब देखिए जो नीचे नेटवर्क है, इस नेटवर्क में क्या इस वाले, इसको अगर मेष फर्स्ट कर दें, इसको मेष सेकंड कहें, तो क्या इस वाले मेष में कोई एक्टिव एलिमेंट है, नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा, पैसिव मेष हो जाएगा। अब देखिए क्या मेष सेकंड में कोई एक्टिव एलिमेंट है, तो आप कहेंगे जी हाँ इसमें क्या है, एक्टिव एलिमेंट है, तो इसके क्या होगा आपका, ये आपका एक्टिव मेष हो गया। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बताता है कि हम लोग के पास कोई मान लीजिए लीनियर बायलैटरल एक्टिव नेटवर्क है, ठीक, जो क्या कर रहा है, किसी एक मेष में क्या कर रहा है, एक वोल्टेज सोर्स कंटेन कर रहा है। ठीक, ये हम लोग का लीनियर बायलैटरल एक्टिव नेटवर्क है। ठीक, जो मेष फर्स्ट में क्या कर रहा है, एक वोल्टेज सोर्स, एक ईएमएफ सोर्स कंटेन कर रहा है। ठीक, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से मेष सेकंड में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है, I2। ठीक, मतलब इस एक्टिव मेष में जो ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ये इस पैसिव मेष में जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है, I2 है। क्लियर, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर आप क्या करें, इस वोल्टेज सोर्स को उठा के दूसरे वाले मेष में लगा दें, इस वोल्टेज सोर्स को उठा के दूसरे वाले मेष में लगा दें, ठीक, तो इस कंडीशन में इस एक्टिव मेष के वजह से जो इस वोल्टेज सोर्स को कंटेन करता है, उसके वजह से जो इस पैसिव मेष में करंट फ्लो करेगा, जो क्या I1 डैश, वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। मतलब ये I2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, I1 डैश होना चाहिए। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम बताता है। समझ में आया, नहीं आया, नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट करें। ओके, देखिए क्या क्या कहते हैं, रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये बताता है कि अगर हम लोग के पास कोई नेटवर्क है जो क्या है, लीनियर है, बायलैटरल है, एक्टिव है, और सिर्फ एक सोर्स क्या करता है, कंटेन करता है, और वो कैसा हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो, सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स कंटेन करता है, और वो कैसा हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो। ठीक, तो जैसे हम लोग के पास एक नेटवर्क यहाँ पे है, ये नेटवर्क क्या है, नंबर ऑफ इम्पिडेंस को कंटेन किया है। ठीक, ये लीनियर है, बायलैटरल है, साथ ही साथ क्या एक्टिव है, क्योंकि इसमें एक एक्टिव एलिमेंट हम लोग यूज किए। ठीक, तो अब देखिए ये दो मेष है। ओके, अब इस एक्टिव मेष के वजह से जो वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, भी कंटेन कर रहा है, इसके वजह से पैसिव मेष में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या I2 है। इतना चीज क्लियर। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम ये कहता है कि अगर आप क्या करिए, इस वोल्टेज सोर्स को उठाकर इसमें कर दीजिए, सेकेंड वाले मेष में कर दीजिए, जिसको मैं यहाँ पे बनाया हूँ। अगर आप इस वोल्टेज सोर्स को उठाकर सेकेंड वाले मेष में कर दीजिए, मतलब यहाँ पर ऐसे एक फिगर बना दिया, ठीक, सेकेंड मेष में कर दीजिए, तब इस सेकेंड मेष में जो लगा हुआ वोल्टेज सोर्स है उसके वजह से अब जो फर्स्ट मेष में करंट फ्लो करेगा वो इस करंट के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब पहले जो पैसिव मेष में करंट था वो, और अब जो पैसिव मेष बना उसमें जो करंट है वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब समझ में आ गया होगा। ठीक, पहले वोल्टेज सोर्स इसमें लगा था, मेष फर्स्ट में लगा था, इसकी वजह से मेष सेकंड जो करंट था I2 था। अब अगर हम क्या करें, इस V को उठाकर क्या करें, इसमें लगा दें, मेष सेकंड में लगा दें, जिसका फिगर अलग से बनाया है। ठीक, मेष सेकंड में लगा दें, तब इसके वजह से, मतलब इस एक्टिव मेष के वजह से जो क्या कर रहा है, वोल्टेज सोर्स भी कंटेन कर रहा है, इसकी वजह से अब जो पैसिव मेष में करंट होगा, जिसको हम लोग I डैश बनाए हैं, ये क्या होगा, पहले वाले नेटवर्क के पैसिव मेष में जो करंट है उसके क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर हुआ चिन्ह। बस इसी चीज को क्या करना, प्रूव करना है, यही रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। ठीक, तो आइए स्टेटमेंट पे आते हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम बता रहा है, ये थ्योरम हमको ये बताता है, इस थ्योरम के अनुसार इफ लीनियर बायलैटरल एक्टिव नेटवर्क, अगर कोई क्या है, लीनियर है, बायलैटरल है और एक्टिव नेटवर्क है, जो क्या करता है, कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट सोर्स, जो क्या करता है, इंडिपेंडेंट सोर्स कंटेन करता है। ठीक, देखिए एन लिखे है ना, एन मतलब क्या, बस एक इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ यूज होगा। ठीक, कंटेन एन इंडिपेंडेंट सोर्स एंड इम्पिडेंसेस, और क्या करता है, इम्पिडेंस को कंटेन करता है। देन द करंट फ्लोइंग इन अदर मेष, देन द करंट फ्लोइंग इन अदर मेष, जिसको क्या कहें 2, जिसको हम लोग क्या लिखे हैं, पैसिव मेष। ठीक, देखिए ये 2 है, ये क्या है, पैसिव मेष है। क्लियर। ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल विच इज कनेक्टेड इन अदर मेष फर्स्ट, जिसको हम लोग क्या कहें, एक्टिव मेष कहें। ठीक, ये जो करंट I2 फ्लो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ये एक अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से हो रहा है, जो क्या है, मेष फर्स्ट में अप्लाइड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव मेष कहते हैं। ठीक, इज इक्वल, वो क्या होगा, इक्वल होगा इफ इंटरचेंज द मेष ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड मेष ऑफ फ्लोइंग करंट। ठीक, अगर हम क्या करें,
इसको आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक। तो देखिए किसको, इस वोल्टेज सोर्स को, और किसकी बात कर रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए इस वोल्टेज सोर्स को क्या किए, यहाँ पे लगा दिए, ठीक। पहले सेकंड मेष की यहाँ बात कर रहे थे, अब क्या होगा, बात करेंगे फर्स्ट मेष का। क्लियर। तो वही लिखा गया है कि इज इक्वल इफ इंटरचेंज द मेष ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक। मतलब अब जो पोटेंशियल फर्स्ट में अप्लाइड था उसको क्या करें, सेकंड में कर दें, ठीक। और जो डायरेक्शन हम इसकी I2 को मतलब जो हम करंट कंसीडर करते सेकंड मेष में, उसको अब हम क्या करें, फर्स्ट मेष में कंसीडर करने लगे। तो ये लिखा गया मेष ऑफ फ्लोइंग करंट, ठीक। एक बार फिर से रिपीट करें, देखिए क्या लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या, इफ लीनियर बायलेटरल एक्टिव नेटवर्क कंटेन एंड इंडिपेंडेंट सोर्स एंड इम्पीडेंसेस, अगर कोई लीनियर बायलेटरल एक्टिव एलिमेंट है जो क्या करता हो, एक वोल्टेज सोर्स कंटेन करता हो और साथ ही साथ इम्पीडेंस कंटेन करता हो, तब देन द करंट फ्लोइंग इन अदर मेष टू, देखिए करंट इन फ्लोइंग इन अदर मेष टू, जिसको हम लोग क्या कहें, पैसिव मेष कहें, ठीक। इसी को हम लोग यहाँ लिखे भी हैं पैसिव मेष, ठीक। ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल विच इज कनेक्टेड इन अदर मेष फर्स्ट, जिसको हम लोग क्या कहें, एक्टिव मेष कहें, ठीक। जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है किसके वजह से, अदर मेष फर्स्ट की वजह से, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्टिव मेष कहेंगे, जिसमें क्या है, पोटेंशियल भी अप्लाई किया गया, ठीक। इज इक्वल, वो क्या होगा, इक्वल होगा इफ वी इंटरचेंज मेष ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल एंड मेष ऑफ फ्लोइंग करंट, ठीक। ये क्या होगा, इक्वल होगा। अगर जो हम लोग ये पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे फर्स्ट मेष में, अगर इसको क्या करें, सेकंड में कर दें, और जो सेकंड मेष का करंट को देख रहे थे उसको क्या करें, फर्स्ट मेष के करंट को देखने लगे, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आया। देखिए एक नेटवर्क था, इसमें हम क्या किए थे, एक नेटवर्क के एक मेष में हम क्या किए, भी लिखे, मतलब एक मेष में हम क्या किए, एक पोटेंशियल अप्लाई कर दिए। इस मेष के वजह से जो सेकंड मेष में करंट आ रहा था, मतलब इस फर्स्ट मेष में अप्लाइड पोटेंशियल की वजह से जो सेकंड मेष में करंट आ रहा था, ठीक। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, इक्वल होगा। अगर हम क्या करें, इस भी को उठाकर क्या करें, सेकंड मेष में लगा दें, और अभी तक हम लोग सेकंड मेष की जो करंट की बात कर रहे थे, अब वो लगे फर्स्ट मेष में बात करने, मतलब इस भी को उठा के यहाँ लगा दिए, और अब हम इस पैसिव मेष के करंट की बात करने लगे, तो ये करंट इस करंट के क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। क्लियर। इसी चीज को क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर ना। तो देखिए आगे क्या लिखे हैं, लिखे हैं प्रूफ, ठीक। तो देखिए क्या लिख रहे हैं, लिखे हैं लेट अस कंसीडर अ लीनियर नेटवर्क एज शोन इन फिगर फर्स्ट। अब क्या किए, एक लीनियर नेटवर्क कंसीडर किए जैसा कि फिगर फर्स्ट में दिखाया गया है, ठीक। हैज अ वोल्टेज सोर्स भी अप्लाइड इन मेष फर्स्ट, ये क्या करता है, एक वोल्टेज सोर्स भी रखता है जो मेष फर्स्ट में क्या किया, अप्लाई किया गया है। एंड द करंट इन मेष इज I1, करंट इन मेष फर्स्ट, करंट इन मेष फर्स्ट इज I1, और मेष फर्स्ट में जो करंट है उसको I1 मान रहे हैं। फिर क्या लिखे हैं, एंड इन मेष टू इज I2, और जो मेष टू में करंट है उसको क्या कर रहे हैं, I2 मान रहे हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें KVL अप्लाई करेंगे, ठीक। हम लोग का टारगेट क्या है इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, कि I2 इस I1 डैश के क्या हो, बराबर हो। ये I2 इस I1 डैश के बराबर, तभी हम कहेंगे कि वोल्टेज और करंट जो देख रहे थे उसको आपस में इंटरचेंज करने पर क्या हो रहा है, ये इक्वल है। अगर ये I2 इसके बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे ना कि वोल्टेज करंट को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, तब भी पैसिव मेष में जो फ्लो वाला करंट है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो देखिए अब क्या करें, KVL लगाएंगे। अप्लाइंग KVL इन मेष फर्स्ट एंड सेकेंड आप फिगर फर्स्ट कामा वी गेट, ठीक। अब देखिए क्या कर रहे हैं, जो फिगर फर्स्ट में ये नेटवर्क है उसके मेष फर्स्ट और सेकेंड में क्या कर रहे हैं, KVL लगाने चल रहे हैं, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, अब KVL लगाएंगे, तो देखिए I का डायरेक्शन ऐसे, मतलब करंट का जो डायरेक्शन है जिसको हम लोग I1 माने मेष फर्स्ट में, वो कुछ ऐसे इसका डायरेक्शन माने, ठीक। तो ऐसे इधर जाएगा और ऐसे ऐसे पास कर रहा है, ठीक। और जबकि I2 जो है वो क्या है, इस I1 का अपोजिट है, I2 क्या होगा, ऐसे जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप I1 Z1। अब देखिए इसमें से क्या है, I1 माइनस I2 करंट फ्लो कर रहा था, I1 माइनस I2 Z3 इसके क्रॉस हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। क्लियर। ऐसे ही नेटवर्क पीछे भी हम लोग थ्योरम में कंसिडर किए थे, वहां पे मैं अच्छे से इन सब चीजों को बताया था कैसे KVL वगैरह लगाते हैं, ठीक। अगर आप नहीं देखें तो प्लीज आप जाके पीछे के थ्योरम को भी देखें। ओके। तो देखिए ऐसे कुछ कर दिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे I1 Z1 है, यहाँ पे I1 Z3 है, यहाँ पे माइनस I2 Z3
हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे। तो क्या होगा I1 Z3 और I1 Z1, I1 कॉमन ले लेंगे तो Z1 प्लस Z3 और ये क्या हो जाएगा माइनस I2 Z3। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिए। क्लियर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले मेष में लगाने चल रहे हैं। ठीक, तो दूसरे वाले मेष में कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं ना, कोई सोर्स इसमें नहीं ना है, तो क्या करेंगे 0 लिख दिए। अब फिर क्या लिखेंगे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है तो I2 करंट ऐसे जा रहा है I2 Z2 और फिर ऐसे I2 करंट जा रहा है तो I2 को हम लोग क्या सेकंड की बात करें तो I2 को ही हम लोग अपना ये डायरेक्शन I2 डायरेक्शन से हिसाब से काम करेंगे। ठीक, तो क्या I2 ऊपर की तरफ है I1 नीचे है तो क्या हो जाएगा I2 माइनस I1 Z3 हो जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे I2 माइनस I1 Z3। क्लियर। अब 0 इधर लिख दिए हैं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए यहाँ क्या I1 Z3 है तो इसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे और इधर क्या हो जाएगा I2 Z2 प्लस Z3 हो जाएगा। ठीक, और फिर जब सॉल्व करेंगे तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 Z2 प्लस Z3 बाई Z3 हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया, पीछे भी ऐसे केस हम लोग डील किए थे, पीछे के थ्योरम अगर आप देखे रहेंगे जरूर समझ में आएगा। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा 0 I2 Z2 और ये क्या हो जाएगा I2 Z3 माइनस I1 Z3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए I1 Z3 को उधर कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से I2 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा Z2 प्लस Z3 और इसको क्या कर सकते हैं नीचे भेज सकते हैं। तो ये देखिए क्या किया नीचे भेजे। ठीक, ये क्वेश्चन सेकंड कर दिए। हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है I2 के वैल्यू को निकालना इस नेटवर्क में और इस नेटवर्क में I1 डैश की वैल्यू को निकालना। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये जो I1 का वैल्यू है उसको उठाकर क्या करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग को क्या होगा I2 का वैल्यू मिल जाएगा। तो क्या लिखें यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट, तो क्या हो जाएगा ये जो वैल्यू है इसको ला के यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए पूरा ला के पुट कर दिए तो I1 Z1 प्लस Z3 यहाँ पे था, फिर Z2 प्लस Z3 उसके साथ हो जाएगा डिवाइड बाई Z3 और माइनस I2 Z3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए I2 को कॉमन ले लिए हैं, एक स्टेप यहाँ पर मैं स्किप किया हूँ, ऐसे तमाम प्रॉब्लम हम लोग पीछे कर चुके हैं, इस वजह से बस स्किप किया हूँ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या I2 को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2 Z1 Z3 फिर क्या हो जाएगा Z2 Z3 और फिर क्या हो जाएगा Z3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 और फिर Z3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला Z3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस Z3 स्क्वायर हो जाएगा, Z3 स्क्वायर है। ठीक, फिर क्या हो जाएगा माइनस Z3 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और नीचे क्या है Z3 बचा हुआ है तो ये प्लस वाला इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 बाई Z3 बचेगा। I2 को निकालना है, Z3 को इधर भेज देंगे, ये जो नीचे Z3 इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू V Z3 और नीचे क्या हो जाएगा Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। ठीक, ये क्वेश्चन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस नेटवर्क सेकंड में KVL वगैरह लगा के क्या करेंगे I1 डैश की वैल्यू को निकालेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग कह देंगे कि हाँ रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या है सही है और हम लोग का प्रूफ भी हो जाएगा। ठीक, देखिए स्टूडेंट लास्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन 3 तक कर लिए थे। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सोर्स को दूसरे मेष में चलने लगाने, तो भी को क्या किए दूसरे मेष में लगा दिए। ठीक, अब हम लोग पैसिव मेष में जो करंट देख रहे थे वो दूसरा था, अब हम लोग का पैसिव मेष क्या है वो पहला हो गया। ठीक, तो अब हम लोग का टारगेट क्या है कि जब हम सोर्स को यहाँ पे लगाए हैं तो उसके वजह से अब जो पैसिव मेष में करंट है वो अब पहले वाला जो पैसिव मेष था, पैसिव मेष में जो करंट था वो आपस में क्या हो इक्वल हो। ठीक, इसी को लिखा गया था ना कि सोर्स को भी इंटरचेंज कर देते हैं और करंट फ्लोइंग जो मेष है उसको भी क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं। मतलब जब सोर्स पहले में था तो हम दूसरे मेष के करंट को देख रहे थे, अब सोर्स दूसरे में है तो हम लोग पहले मेष को करंट को देखेंगे और रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। कहता है ना कि पहले में सोर्स था तो उसके पास करंट I2 था, अब इसको इंटरचेंज कर दीजिए सोर्स को और करंट फ्लोइंग में इसको। ठीक, तो मतलब अब क्या करिए सोर्स को उठाकर दूसरे में लगा दीजिए और आप क्या कर रहे थे दूसरे में करंट को देख रहे थे, अब पहले में देखिए ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, लेट अस नाउ कंसीडर द नेटवर्क शोन इन फिगर सेकेंड। अब फिगर सेकेंड यहाँ नीचे फिगर सेकेंड लिखे हैं। ठीक ना, अभी यहाँ ऊपर बताया था ना, तो क्या लिखे हैं कि अब फिगर सेकेंड में जो नेटवर्क दिया गया उसको हम लोग क्या करेंगे कंसीडर करेंगे इन फिगर इन विच वोल्टेज सोर्स इज नाउ अप्लाइड इनटू। अब क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे इनटू मेष सेकंड। अब इसमें मेष सेकंड में क्या करेंगे वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे एंड करस्पॉन्डिंग करंट इन मेष फर्स्ट, और क्या करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट होगा किसमें मेष फर्स्ट एंड सेकंड इज I1 डैश एंड I2 डैश रिस्पेक्टिवली, और इसके करस्पॉन्डिंग जो करंट है मेष फर्स्ट और मेष सेकंड में उसको क्या मान ले रहे हैं I1 डैश और I2 डैश रिस्पेक्टिवली मान ले रहे हैं। क्लियर ना।
क्लियर। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब हम लोग का काम क्या है, इस I1 डैश के वैल्यू को निकालना। क्या लिखे हैं, नाउ अप्लाइंग KVL इन मेष फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ फिगर 2। अब इस फिगर 2 के मेष फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। तो इसमें कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा करंट, तो देखिए करंट की डायरेक्शन ऐसे लिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा I1 Z1, तो क्या लिखे हैं I1 डैश है ना, I1 डैश Z1, ठीक। अब देखिए क्या है, I1 डैश ऐसे है, I2 डैश ऐसे है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, I1 डैश माइनस I2 डैश Z3 हो जाएगा। तो I1 डैश माइनस I2 डैश Z3 हो गया। अब यहाँ से I2 डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 डैश Z3 हो गया माइनस साइन के साथ, और I1 डैश Z3 यहाँ हो गया प्लस साइन के साथ। तो I1 डैश कॉमन ले लेंगे, Z1 प्लस Z3 बचेगा, साथ में I1 डैश, और इस Z3 को क्या किया, नीचे भेज दिया। पीछे समझाए थे ना, उसी से तो मिल चलता है क्वेश्चन है, क्लियर ना। तो इसको क्वेश्चन 4 कर दिए। क्यों I2 डैश का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आगे भी इसको यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए मैं सेकंड की बात करें तो इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, तो हम लिख दिए भी लिख दिए। अब इसके क्रॉस करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, I2 डैश Z2 हो गया, I2 डैश Z2 हो गया। अब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो I2 ऐसे है, I1 ऊपर है, हम लोग क्या कर रहे हैं, I2 को इसमें कंसिडर कर रहे हैं, ठीक। तो I2 डैश माइनस I1 डैश हो जाएगा, ठीक। और साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप निकल जाएगा। तो I2 डैश माइनस I1 डैश Z3 हो गया। अब क्या किया, इसको सॉल्व किए, तो V इक्वल टू I2 डैश Z2, और यहाँ देखिए क्या है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो I2 डैश Z3 यहाँ पे आएगा, तो I2 डैश को कॉमन ले लिए हैं, तो क्या होगा, Z2 प्लस Z3 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, I1 डैश Z3 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब क्या किया, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में यूज कर लेंगे, और यहाँ से I1 डैश के वैल्यू को निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 4 में इसी वजह से I2 का वैल्यू पहले निकाल के रख लिए थे, I2 डैश का, ठीक। तो अब देखिए क्या लिखे हैं, V इक्वल टू इस I2 डैश के वैल्यू को यहाँ से उठाएं, टिंग करके रख दिए यहाँ पे, क्लियर। और यहाँ पे क्या है, Z2 प्लस Z3 है, यहाँ पे ये वैल्यू है। अब क्या किए, इसको सॉल्व कर लिए हैं। I1 डैश यहाँ पे, I1 डैश यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई किए हैं, तो Z1 Z3 देखिए मिला है ना, फिर Z3 Z2 देखिए मिला, फिर Z3 स्क्वायर देखिए मिला, और ये एलसीएम लेंगे तो इसके साथ होगा, यहाँ पे तो प्लस माइनस में एक दूसरे को ले डूबेंगे, Z3 स्क्वायर प्लस वाला और माइनस वाला जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा, ये पूरा इतना वैल्यू बचेगा ऊपर, और नीचे Z3 है, तो यहाँ से I1 डैश की वैल्यू क्या करेंगे, एक स्टेप स्किप किए हैं, ठीक। VZ3, आप मैथ के स्टूडेंट इतना तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट ना, VZ3 और नीचे क्या हो जाएगा, I1 डैश इक्वल टू VZ3, और नीचे इन सबको भेज देंगे, Z1 Z2 Z2 Z3 Z1 Z3 हो गया, ठीक। अब देखिए इक्वेशन 6 को अगर देखा जाए और इक्वेशन 3 को देखा जाए तो क्या इक्वल नहीं है, इक्वल है ना। इसका मतलब क्या है, I2 जो है वो I1 डैश के बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम प्रूफ हो गया। मतलब वोल्टेज सोर्स था उसको उठा के दूसरे मेष में लगाए, और करंट जो दूसरे मेष में देख रहा था वो पहले मेष में देखने लगे, तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। यही क्या है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। क्लियर है चीज। इस तरीके से हम लोग रेसिप्रोसिटी थ्योरम को प्रूव कर लिए, ठीक। और हम लोग का जो थ्योरम था चारों सिलेबस में वो खत्म हो गया, क्लियर। चारों थ्योरम हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बताया था ना कि ये चैप्टर फर्स्ट 3 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक। एक पार्ट हम लोग खत्म कर लिए, अब किसी दूसरे पार्ट पे हम लोग चलेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।